हेलो साथियों, नमस्कार। लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा की भांति आज भी कक्षा 12वीं में अध्ययनरत उन तमाम विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल नियोजन व सतत पोषणीय विकास अध्याय के महत्वपूर्ण सार के साथ हम उपस्थित हैं। आज आपको हम नियोजन के बारे में व सतत पोषणीय विकास के बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। नियोजन क्या है? किसी भी कार्य को प्लानिंग के साथ करना, व्यवस्थित तरीके से सोच विचार कर या कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके हम किसी भी मकान का निर्माण करते हैं। मकान के निर्माण करने से पहले हम उसका नज़री नक्शा बनाते हैं। वह किस प्रकार मकान का निर्माण करना है, कितने रुपए उस मकान में लगाने हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधि का संचालन करना नियोजन कहलाता है। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करना, सोच विचार कर उसकी पूरी प्रक्रिया एवं उसकी पूरी रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। एक वाक्यांश का क्वेश्चन आ सकता है, सामान्यतः नियोजन किसे कहते हैं? आज़ादी के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। 1947 से बाद जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के भारत में हमारे देश में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। वे तमाम योजनाएं जो हमारे देश से संचालित होती थी, जिसके ऊपर केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। समय बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारे देश में केंद्रीकृत व्यवस्थाओं की जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं अपनाई गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र में केंद्र सरकार, वहीं राज्य में स्टेट सरकार या राज्य सरकार और तीसरे स्तर पर हमारी पंचायती राज। हमारे देश में शक्तियों को केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत करके शक्तियाँ बिखेरी गई। हर हाथ तक शक्तियाँ देने का काम किया गया, जिसमें एक होता है केंद्रीकृत और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत। इसी अगली कड़ी में आज़ादी के बाद हमारे देश में तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई, लेकिन ध्यान रहे हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बनाई गई उस सभी योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग द्वारा किया गया। वेरी इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत के अंदर हर 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। उन 5 वर्षों के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, किस मद में किस क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करने हैं, इस सभी काम को करने के लिए हमारे देश में योजना आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन साथियों, समय बढ़ता गया। बढ़ते हुए समय के साथ आधुनिक ज़माने के अंदर धीरे धीरे 1 जनवरी 2015 यह तारीख, यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में याद रहे योजना आयोग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है। उसके बाद 1 जनवरी 2015 में हमारे देश में योजना आयोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यह तिथि आप अच्छी तरह से ज्ञात करें। अब हमारे देश में जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, तो योजना आयोग की जगह हमारे देश में नीति आयोग का निर्माण किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रहे, आज़ादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने का तमाम कार्य योजना आयोग का था, लेकिन 2015 में हमारे देश में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो आज हमारे देश में वे तमाम योजनाएं बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। आज के ज़माने में नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण सार है। नीति आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे केंद्र व राज्य सरकारों को युक्तिगत व तकनीकी सलाह देने का काम नीति आयोग द्वारा किया जाता है। हमारी केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार इन सभी को तकनीक सलाह देने का तमाम कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिसके उद्देश्य से 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का निर्माण किया गया। भारत के आर्थिक नीति निर्माण में हमारे राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो। अगर देश के विकास में, हिंदुस्तान की अन्न वृद्धि में हमारे देश के सभी राज्यों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से हमारे देश में योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। ये दो महत्वपूर्ण इसके कारण हैं, जिस उद्देश्य से हमारे देश में 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और जिसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। अगले टॉपिक में आप पढ़ोगे कि नियोजन के कितने उपगमन हैं। हमारे देश में नियोजन के 2 उपगमन हैं, एक खंडीय नियोजन और दूसरे का नाम है प्रादेशिक नियोजन। एक छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन के कितने उपगमन हैं? तो आप इसमें लिखोगे 2। पहला है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन किसे कहते हैं? खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर। जैसे आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं, जिसमें हमारी कृषि, हमारी सिंचाई प्रणाली, हमारे विनिर्माण, जितने भी उद्योग, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार के साधन, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना, यह भी एक नियोजन है। लेकिन कैसा नियोजन है? खंडीय नियोजन है, यानी टुकड़ों का विकास करना। अगर ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें कृषि पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें विनिर्माण पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें ऊर्जा पे भी ध्यान देना पड़ेगा, परिवहन, संचार और सामाजिक अवसंरचना सेवाओं के विकास के लिए भी योगदान देना पड़ेगा। इसे हम खंडीय नियोजन कहते हैं। इसकी अगली कड़ी में अगला टॉपिक है प्रादेशिक नियोजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना। आज हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, विकास के मामले में बहुत आगे हैं, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ का विकास डगमगा चुका है, असंतुलन स्थिति में है। क्यों नहीं? हमारे देश के अंदर इन सभी राज्यों के बीच असंतुलन है, उसको कम किया जाए और जो राज्य अच्छी स्थिति में हैं और जो राज्य अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उन दोनों को बराबर लाने का काम करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। कमज़ोर राज्यों के लिए अलग से योजना बनाकर उनको भी नियोजन के रूप में आगे लाना। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमारे देश के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, खनिजों का वितरण असमान है,
जनसंख्या का वितरण असमान है, बरसात का वितरण असमान है, तो हमारे पूरे देश के सभी स्थानों पर समान रूप से विकास नहीं हुआ है। कई क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो कई क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाएगा। हम उस क्षेत्र पे लक्ष्य ले रहे हैं जो क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और जिसमें नियोजन करके उस राज्य को क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक विकास के लिए, किसी भी स्थान के आर्थिक विकास के लिए संसाधन तो होना जरूरी है, लेकिन संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ निवेश, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि किसी भी स्थान का आर्थिक विकास करने के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की भी महती आवश्यकता होती है। कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पीछे रह जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों से भरपूर है, जहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वे बहुत पीछे हैं। वहाँ क्षेत्रीय सामाजिक विषमता है, उसको काबू में करने के लिए योजना आयोग ने कितने उपागम दिए हैं? 2 उपागम है। जो इलाके संसाधनों से भरपूर है फिर भी वे स्थान पीछे क्यों हैं? इसके लिए योजना आयोग ने 2 उपागम दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक उपागम कहलाएगा लक्ष्य क्षेत्र और एक उपागम कहलाएगा लक्ष्य समूह। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजना आयोग ने उन स्थानों को चुना है जो स्थान संसाधनों से परिपूर्ण हैं फिर भी बहुत पीछे हैं। वहाँ 2 उपागम दिए हैं, एक लक्ष्य क्षेत्र और एक लक्ष्य समूह। अब लक्ष्य क्षेत्र क्या है? लक्ष्य क्षेत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं? हमारे देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, हमारे देश में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए गए। ये सभी कार्य लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई ऐसे स्थान हैं जो संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी पीछे हैं, तो वहाँ योजना आयोग ने 2 उपागम तय किए। पहला उपागम है लक्ष्य क्षेत्र, तो ये जो काम है वहाँ करवाए गए, ऐसी योजनाएं वहाँ चलाई गई। लक्ष्य समूह के उदाहरण जैसे लघु कृषक विकास संस्था और सीमांत किसान विकास संस्था, ये ऐसे उदाहरण हैं जो लक्ष्य समूह के उदाहरण कहलाते हैं। योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपागम के रूप में अपनाई गई। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हमारे देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग का था। हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज योजना आयोग पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अब इन विकास कार्यक्रमों की क्या खासियत है? इस कार्यक्रम की शुरुआत 4थी पंचवर्षीय योजना में की गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? हमारे देश की 4थी पंचवर्षीय योजना के अंदर इस सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सूखा संभावित क्षेत्र
इस इलाके में रहने वाले लोगों को रोजगार देना सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण पहल है। उस इलाके के अंदर जो प्रतिवर्ष जो सूखा आता है उस सूखे के प्रभाव को पूर्ण रूप से कम करना, ये 3 कारक जो आपने पढ़े ये सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के हैं। भरमौर क्षेत्र से संबंधित जनजाति विकास कार्यक्रम, इस चैप्टर में आपने पढ़ा भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला, जहाँ 2 तहसीलें हैं, एक है भरमौर और एक है होली। उन इलाकों की क्या खासियत बताई है। भारत के जनजाति इलाका हिमाचल प्रदेश राज्य का चंबा जिला, जहाँ 2 तहसीलों के बारे में बताया गया है। 21 नवंबर 1975 को इस इलाके को अधिसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया एवं इसके अंदर इस इलाके के अंदर विशेष रूप से गद्दी जनजातीय समुदाय लोगों का आवास है। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती है ये ऋतु प्रवास करते हैं और अलग अलग स्थानों पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं एवं साथ साथ में भरमौर क्षेत्र संबंधित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस इलाके में आपने पढ़ा ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। इस इलाके में गद्दी जनजातीय समुदायों का आवास है। या जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से कई इलाकों में सामाजिक सुधार हुआ। सरकारों के द्वारा कई प्रकार की जनजातीय समन्वित विकास उपयोजनाएं लाई गई। क्या सुधार हुआ। साक्षरता दर में तेजी आई, लिंगानुपात में सुधार आया एवं बाल विवाह में कमी आई, स्त्री साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई। आपने अच्छी तरह से पढ़ा हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसाधन तो भरपूर है लेकिन वे इलाके विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो योजना आयोग ने 2 उपागम अपनाए और उन उपागम के बारे में हमने पढ़ा। इसका अगला टॉपिक सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम। यह एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली सभी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लासों में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और वर्तमान की पीढ़ी भी अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सके। हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि आने वाली भावी पीढ़ी उन संसाधनों के लिए तरसे नहीं। केवल हमें हमारे ही लालच की पूर्ति नहीं करनी है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर जो हमारे देश के लिए एक मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहें तो भी कम नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ धन धान खूब पनपा, जहाँ कभी ये कल्पना नहीं की गई थी, वहाँ आज लोग बड़ी साव से अनाज उपजाकर आत्मनिर्भर है। इस नहर को इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम राजस्थान नहर था। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है जो कभी कभार पूछा भी जा सकता है, हालांकि इजी लगता है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो सीधा सा आंसर लिखोगे राजस्थान नहर। भारत के अंदर खूब सारी नहरों का निर्माण किया गया
लेकिन इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़े नहरी तंत्र में से एक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इंजीनियर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आ चुका है, आ भी सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इंजीनियर कौन थे? तो सीधा सा आंसर है कंवर सेन, राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ, हमारे देश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई जिसके इंजीनियर कंवर सेन थे। अगला क्वेश्चन, यह नहर भारत के कौन से राज्य में? यह नहर भारत के पंजाब राज्य में हरी के बांध से निकलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नहर का उद्गम भारत के पंजाब राज्य में हरी के बांध से निकलता है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई ऐसा माना गया है, इंदिरा गांधी नहर की जो प्लानिंग करके लंबाई तय की गई है 9060 किलोमीटर। यह हमारे देश के 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। हमारे देश का 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य इलाका जहां सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और हमारे धरती माता में अनाज उपजाने में इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। इंदिरा गांधी नहर की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने पढ़ी और परीक्षा में आने भी लायक है। हमने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिखे हैं। नियोजन क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? नियोजन के 2 उपगमन कौन कौन से हैं? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? और प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय व सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के लिए योजना आयोग ने कितने उपागम प्रस्तुत किए? और सूखा संभागीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर यूट्यूब चैनल आप सबके लिए कक्षा 12वीं में अध्ययनरत तमाम विद्यार्थी जो भूगोल विषय लेकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आज हमने नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम के अध्याय के महत्वपूर्ण सार आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तथा इन बेहतरीन बातों को अपने जीवन में धारण कर आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।